धरती पर वो समय दिखाया गया है जब एक खतरनाक वबा आने की वजह से सभी लोग मर जाते हैं। जमीन का सारा माहौल बदलना और साफ होना शुरू हो जाता है, मगर एक लड़का बच जाता है। लेकिन अकेला रहने की वजह से उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग थी। कैसे वो इस धरती को फिर से बहाल कर पाएगा, आइए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जंगलों के बीच एक आम आदमी को देखते हैं। वो एक साइंसदान था और अपनी रिसर्च के सिलसिले में शहर से काफी दूर जंगलों में रहा करता था। एक दिन इसी रिसर्च के दौरान से जंगल से एक जहरीला सांप काट जाता है। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और यहाँ इसका फोन भी गिर जाता है। किसी को अब वो अपनी मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। खुद ही इसने अपना हाथ सक करके जहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। घर जाकर इसने कट भी लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। जहर इसके जिस्म में फैल रहा था और इसे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। वो कई दिन ऐसे ही पड़ा रहा। इसे लेने के लिए एक दिन साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का होश था। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन इसके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। इसने हिम्मत करके इन लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं कर पाया। और ऐसे सब लोगों को लगा कि वो मर चुका है और वो यहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होता है और कुछ दिन बाद का मंजर दिखाया जाता है। इसने हाथ पर जो कट लगाया था, वहाँ से इसकी बॉडी से जहर निकल रहा था और जो थोड़ा बहुत जहर इसके दिमाग पर असर कर गया था, वो भी अब ठीक हो चुका था। होश में आने पर इसने फौरन शहर के हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। अपनी गाड़ी साफ की और शहर की तरफ निकल गया। लेकिन एक अजीब चीज़ वो नोटिस कर रहा था, सड़कों पर कोई भी गाड़ी नहीं थी और जब वो शहर पहुंचा, वहाँ कोई भी इंसान जिंदा नहीं और सभी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी। ये देखकर वो और ज़्यादा घबरा गया। यहाँ पर एक पैंडेमिक यानी एक वबा फैली थी। ये वबा इतनी खतरनाक थी कि इसने चंद ही दिनों में सारी की सारी आबादी को मार डाला। ये एक साइंसदान था, इसलिए वो समझ गया। काफ़ी दिन वो आबादी से दूर रहा, इसलिए इस बीमारी ने इसके ऊपर कोई हमला नहीं किया और वो जिंदा बच गया। जाहिर सी बात है, आबादी ख़त्म हो गई है तो ना कोई हुकूमत रही और ना ही कोई किसी चीज़ का मालिक रहा। इस आदमी को फ़ौरन अपने पेरेंट्स का ख्याल आया। तेज़ी से वो गाड़ी घुमाते हुए जब घर गया तो इसने देखा कि इसके पेरेंट्स काफ़ी दिनों से मरे हुए थे। इनकी बॉडीज़ की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। वो बहुत रोया, लेकिन फिर इसने हिम्मत पकड़ी और अपने ही घर के बाहर इसने कब्र खोदकर इनकी लाश को दफन कर दिया। सुबह उठकर भी इसने पूरा शहर देखा, कोई और सर्वाइवर जिंदा नहीं था। ये बात सोचते ही इसने फैसला किया कि वो दूसरे शहर जाएगा। इसने लॉस वेगास जाने का फैसला किया। कुछ ज़रूरत का सामान और गन लेते हुए वो निकल गया, लेकिन पुल जो उस शहर की तरफ जाता था वो भी बंद था। इसे बहुत गुस्सा आया और लंबा रास्ता लेकर जैसे ही वो लॉस वेगास पहुंचा तो देखा कि यहाँ के शहर के सभी लोग मर चुके हैं। सभी मॉल्स, बड़े बड़े होटल्स, कैसीनो सब खाली थे। थक कर वो एक होटल में चला जाता है, वहाँ रात गुजारता है और महंगी चीज़ें एंजॉय करता है, क्योंकि अब ये सब कुछ इसके लिए फ्री था। वो अपनी उम्मीद खो चुका था कि इसे कोई मिलेगा, लेकिन लगभग अगली ही रात इसे दो लोग मिले। ये दोनों ही जिंदा बच गए थे इस बीमारी से। लड़की ने अपनी दुख भरी कहानी बताई कि इसने अपनी फैमिली को वीडियो कॉल पर मरते हुए देखा था और अब इसे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि इसके साथ वाला दूसरा आदमी भी मरना चाहता था, क्योंकि ऐसी अकेली दुनिया में वो जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं रखता था। आज रात के लिए ये लोग भी इस आदमी के साथ स्टे करते हैं, लेकिन सुबह होने पर इन दोनों के इरादे इस आदमी को ठीक नहीं लगे। इस आदमी के पास एक गन थी और वो तीनों को मारने का इरादा रखता था ताकि तीनों की मौत आसान हो जाए, लेकिन इस आदमी को जीना था जिसका नाम इश था। इसलिए वो उठकर वहां से बाहर निकल गया और पीछे से गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी, यानी इन दोनों ने अपनी जान ले ली थी। इस हादसे ने इसे और भी ज्यादा तोड़ दिया। इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अब वो पूरी दुनिया में अकेला ही रह गया है। तेज गाड़ी चलाते हुए वो अपने घर की तरफ वापस लौट आया। रास्ते में इसकी गाड़ी के सामने एक डॉग भी आ गया था। वो डॉग भी बिल्कुल इसकी तरह अकेला था। इसने इसे अपना साथी बना लिया और इसे जीने की एक नई उम्मीद मिली। फिर इसने एक नए सिरे से अपनी लाइफ गुजारना शुरू की, सर्वाइवर की किताबें पढ़ना शुरू की। खाने पीने की तो कोई यहाँ कमी नहीं थी। रोज काम करने के वक्त वो पूरे टाउन में घूमता था इस उम्मीद से कि शायद इसे कोई और सर्वाइवर मिल जाए, लेकिन हर रोज वो नाउम्मीद होकर लौटता था। एक दिन जब वो चाय पीते हुए अपने डॉग के साथ विंडो के पास खड़ा था, तभी इसका डॉग अचानक से भौंकने लगा, क्योंकि इसे किसी इंसान के होने का पता चला था। दूर एक घर में से धुआं निकल रहा था। साफ मतलब था कि वहां पर कोई इंसान हो सकता है।
फौरन इसने गाड़ी निकाली और इस घर की तरफ बढ़ गया जहाँ से धुआं दिखाई दे रहा था। किस्मत से वहाँ पर एक लड़की थी जो उसे देखकर बहुत डर गई। इसने इसे यकीन दिलाया कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो खुद भी एक अकेला इंसान है और किसी दूसरे सर्वाइवल की तलाश कर रहा है। ये बात सुनकर इस लड़की ने इसे अपने घर आने की इजाज़त दे दी। इस लड़की का नाम एमा था। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इस वबा को लगभग 1 साल गुजर चुका था। एमा और ऐश दोनों ने ही एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और इन्होंने अपने अलावा यहाँ पर किसी को 1 साल तक जिंदा नहीं देखा था। ये दोनों खुश थे कि इन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया, नहीं तो अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये लोग डिप्रेशन में जा रहे थे क्योंकि इंसान सोसाइटी में रहने का आदी होता है। अकेले रहकर इनकी दिमागी हालत काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों एक साथ ऐश के घर पर रहेंगे क्योंकि ऐश के घर के बहुत पास एक जनरल स्टोर था जहाँ पर खाने की सप्लाई थी और ऐश ने वैसे भी अपने घर पर बहुत सारी चीज़ें स्टोर की हुई थी जिनसे इनका जीना आसान हो सकता था। एमा भी ऐश के घर आ जाती है। यहाँ पर जब ये दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं तो इनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। एमा ऐश के काफ़ी सारे कामों में इसका साथ देती है। वो इसका हुलिया ठीक करती है, साथ ही साथ वो इसके घर की मरम्मत भी करती है क्योंकि ऐश ने इस पूरे 1 साल में अपने घर पर ज़रा ध्यान नहीं दिया था। ये दोनों ये भी जानते थे कि अगर दुनिया में सिर्फ ये 2 ही लोग बचे हैं तो अब इन्हें आबादी भी बढ़ानी चाहिए। पहले तो ये दोनों इस बात पर राजी नहीं थे, लेकिन ऐश को जब पता चला कि एमा प्रेग्नेंट हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसे डर था कि क्या इनका बच्चा इस अजीब सी दुनिया में जिंदा रह पाएगा या नहीं। एमा इसे हौसला देती है कि कुछ नहीं होता, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ऐश जो कि एक साइंसदान था, वो किताबों से पढ़कर बच्चे के पैदा होने के तरीके देखने लगा क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों अकेले हैं और इन्हें ही ये काम खुद ही करना पड़ेगा। साथ ही ये दोनों इस घर को परफेक्ट करते हैं। ऐश ने अपने घर पर सोलर पैनल का भी इंतजाम कर लिया था ताकि इनके घर में बिजली की कमी ना हो। वबा को काफ़ी वक्त गुजर चुका था। शहर भी जंगल की तरह बनने लगे और जंगल के जानवर शहरों में आने शुरू हो जाते हैं। इनके लिए ये बड़ा खतरा बन गया था, इसीलिए इन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द एक पहाड़ लगा दी और इन जानवरों से बचने के लिए अपने पास कुछ हथियार भी रख लिए। इन लोगों ने खुद भी बहुत से जानवर पाल लिए थे जिनसे इनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो रही थी और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रह सकते थे। इंसान ना होने की वजह से इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ और हरा भरा हो जाता है। यहाँ की हवा भी बहुत साफ हो चुकी थी। इनकी सेहत भी पहले से काफ़ी बेहतर थी। इनकी ज़िंदगी एक तरह से परफेक्ट ही थी, लेकिन फिर एक दिन इनको एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पता नहीं कहाँ से शहर में बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। इन्हें देखकर ऐश बहुत ज्यादा घबरा चुका था। इन चूहों को अपने घर से दूर रखने के लिए ऐश ने सारा कबाड़ अपने घर के इर्द गिर्द जलाना शुरू कर दिया, लेकिन ये एक रात तक काम कर सकता था। एमा ने इसे समझाया कि हम इसका भी हल निकाल लेंगे। सुबह होने पर ऐश घर से बाहर गया और आसपास से बहुत सारी बिल्लियों को लाकर इन्हें यहाँ पर छोड़ दिया। बिल्लियों ने ये सारे चूहे खाना शुरू कर दिए और आखिर ये लोग इस मसले से भी निकल जाते हैं। आखिरकार अब वो दिन भी आ गया था जब एमा को अपने बच्चे को जन्म देना था। ये सारा काम ऐश खुद संभालता है। हमें दिखाया जाता है इन दोनों के यहाँ एक बहुत ही प्यारी बेटी पैदा होती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे, जीने की एक नई उम्मीद जो इनको मिल गई थी। इसके बाद ये लोग अब सड़कों पर जाकर अपने घर का एड्रेस लिख देते हैं, इस उम्मीद में कि अगर कोई सर्वाइवर यहाँ तक आए तो इनके घर पहुँच जाए। देखते ही देखते साल और गुजर गए। ऐश किसी काम के लिए जंगल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक इसकी कार के सामने एक जंगली जानवर आ गया। डर कर ऐश बाहर निकला तो इसने जानवर को देखा कि वो जिंदा है और दर्द में तड़प रहा है, इसलिए ऐश ने इसकी मुश्किल आसान करने के लिए इसे शूट करके मार डाला। ये सब दूर खड़ी एक लड़की देख रही थी। गन की आवाज सुनकर वो घबराकर जंगल के अंदर भागने लगी। ऐश ने भी इसे भागता हुआ देख लिया। वो फौरन इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागा। इस लड़की को लग रहा था कि ऐश इसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ऐश ऐसा नहीं था। वो तो खुद सर्वाइवर्स को ढूंढ रहा था। जब ऐश इस भूखी लड़की को एक सेब खाने को देता है तो ये लड़की समझ जाती है कि ये बुरा इंसान नहीं। ऐश इसे अपने साथ अपने घर ले आता है, लेकिन ये लड़की इसके साथ गाड़ी में आगे नहीं बैठती बल्कि पीछे ट्रंक में बैठ जाती है। घर आने पर भी ये देखने को मिला कि वो लड़की ट्रंक से अभी तक नहीं उतरी, और ये भी हमें देखने को मिलता है कि इतने सालों में ऐश और एमा के घर 2 बच्चे हो चुके थे और अब इनके पास तीसरा बेबी भी होने वाला था। इन्होंने जो पूरे टाउन में अपना एड्रेस लिखा था, इससे देखते हुए 2 और सर्वाइवर्स इनके घर आ गए थे, जिनका नाम जॉर्ज और मरीना था। अब पिछले 1 साल से ये लोग ऐश और एमा के साथ रह रहे थे क्योंकि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी।
खैर ऐश जिस लड़की को जंगल से लेकर आया था वो अभी तक ट्रक से बाहर नहीं निकली थी। पूरी रात भी इसने ट्रक में ही गुजार दी। मरीना सुबह होने पर जब इसे खाना देने आती है तो घबराकर इसने खाना भी दूर फेंक दिया। तब मरीना ने इसे हौसला दिया और अपनी कहानी सुनाई। वो कहती है, मैं और जॉर्ज काफी महीनों से अकेले यहाँ पर भटक रहे थे। इसने बताया कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं और यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। इसकी ये बातें सुनकर ये लड़की थोड़ा रिलैक्स होती है और इनके साथ अंदर चले जाती है। लेकिन अजीब बात थी कि इस लड़की ने ना तो ज्यादा बात की थी और अब तक ना ही अपना नाम बताया था। मरीना एक दिन इसका सामान देखती है तो इसे बैग में अजीब सी ड्राइंग मिलती है। साथ ही इसे एक लेटर मिलता है जिसमें इसका नाम लिखा हुआ था ईव। ये लेटर इसकी माँ ने लिखा था जिसमें वो चाहती थी कि ईव जिसके पास भी जाए वो उसका ख्याल रखे, और ये कहकर उसकी माँ मर गई। ये बात जानकर सभी लोग ईव का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं। इसी रात एमा को तीसरा बच्चा पैदा होता है जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस बात को कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन इन्हें अपने एरिया में किसी के आने की खबर मिलती है। सभी लोग डर जाते हैं। छोटे बच्चों को अंदर भेजकर सब बड़े लोग गन्स लेकर बाहर निकलते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ पर क्या खतरा है। बाहर आने पर इन्हें पता चलता है कि ये एक और सर्वाइवर का ग्रुप है जिनमें टोटल 4 लोग थे। ये लोग भी ऐश और एमा का एड्रेस देखते हुए यहाँ पर पहुंचे थे। इसमें एक डॉक्टर भी थी जिसका नाम मोली था, जिन्होंने इन सब को बताया कि इतने सालों में वो सिर्फ 4 जिंदा इंसानों को मिल पाई और इसके बाद वो ऐश की फैमिली के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। इनके हुलिये और बातों से लग रहा था कि ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए ऐश और एमा इन्हें भी अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं। वैसे भी यहाँ चीज़ों की कमी तो थी नहीं, अब ये लोग एक साथ मिलकर एक बड़ी सोसाइटी बना सकते थे। ऐश इन नए मेंबर को इस दुनिया में रहने और यहाँ के तरीकों के बारे में बताता है। अपने हथियार अपने पास रखने होंगे क्योंकि ये दुनिया अब एक जंगल की तरह बन गई है। जंगली जानवरों का सामना इन्हें किसी भी वक्त हो सकता है। तुम लोग जब भी सप्लाई लेने के लिए यहाँ से बाहर निकलते हो तो जरूरी है कि ये लोग ग्रुप के साथ निकलें, नहीं तो किसी भी जंगली जानवर के साथ तुम्हारा सामना हो सकता है। खैर सालों का वक्त गुजर जाता है और हमें पता चलता है कि इस पूरे ग्रुप में काफी सारे बच्चे हो गए थे। दूसरे कपल्स के पास भी बच्चे थे। इनकी कम्युनिटी अब बहुत बढ़ चुकी थी। ऐश अपने सभी बच्चों को पढ़ाता था और इन्हें बताता था कि पहले के इंसान यहाँ पर कैसे रहते थे और उनकी जिंदगी कैसी थी। इन सभी की जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। घर के आसपास पूरा जंगल उग चुका था। इसी जंगल में से एक दिन एक बहुत बड़ा शेर इनके घर में आ घुसा। शुक्र था कि ठीक वक्त पर ऐश की नजर उस पर पड़ गई। अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐश वहां पर आ गया और शेर ने इसके ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, शेर ने बुरे तरीके के साथ उसे फाड़ दिया। ये देखकर सभी डर गए। जब सभी लोग वहां पर पहुंचे तो शेर चला गया। एमा इसकी हालत ये देखकर गुस्से में पागल हो गई और इसने गन ले जाकर शेर को शूट करके मार डाला। जबकि यहाँ ठीक वक्त पर मोली के साथ सभी लोगों ने मिलकर ऐश की जान बचा ली। फिर इसका ट्रीटमेंट भी होने लगा। काफी हफ्ते लगे लेकिन फिर ऐश पहले जैसा सेहतमंद होना स्टार्ट हो जाता है। देखते ही देखते बहुत साल गुजर गए। इन सब लोगों के बच्चे अब जवान हो चुके थे। हमें पता चलता है कि इतने सालों बाद ऐश की बड़ी बेटी एक लड़के हैडर के साथ इन्वॉल्व होने लगी। इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी और इनकी दोस्ती से किसी को एतराज़ भी नहीं था क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपस में रिलेशन बनाने थे और सोसाइटी को बढ़ाना था। ऐश की बड़ी बेटी और ये लड़का इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे ताकि और भी सर्वाइवर को ढूंढकर इस टाउन में ला सकें। इस चीज़ पर भी किसी को एतराज़ नहीं था और ये लोग इन्हें गन्स और कुछ ज़रूरी सामान देकर सफ़र पर भेज देते हैं। इनके जाने के बाद यहाँ एक और मसला बन जाता है। बाकी सामान तो इनके पास था लेकिन अब इन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ गया। डैम पर जाकर इन्होंने पानी की तलाश की। इन्होंने देखा कि पानी डैम का भी सूख रहा है और ये मसला इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। कुछ दिन बाद इनके एरिया में एक और ग्रुप आता है जिनके पास 2 ट्रक थे। इनके पास पेट्रोल की कमी थी जो वो इससे मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। इसके बदले में वो इनसे कहते हैं, हम आपकी पानी वाली प्रॉब्लम हल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन है और ज़मीन के नीचे से ड्रिल करके अभी भी पानी निकाला जा सकता है। ईश को इनकी ये ऑफर बुरी नहीं लगी। इसने अपनी कम्युनिटी में इन लोगों को रख तो लिया लेकिन अपने सभी लोगों को वार्निंग दे दी कि संभल कर रहना, हो सकता है कि ये खतरनाक लोग हों। दिखाया जाता है कि अब इन लोगों ने अपनी ड्रिल के मुताबिक ईश के घर पर काम शुरू कर दिया था। काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिर पानी निकल भी आया और सब लोग बहुत खुश थे। डील पूरी हो चुकी थी। ईश के लोगों ने भी इन्हें ऑयल दे दिया था। आज रात इन्होंने सेलिब्रेट किया। सुबह होते ही इन लोगों को यहाँ से निकल जाना था। ईश ने नोटिस
नोटिस किया कि इसके ग्रुप का लीडर चार्ली बड़े ही मशकूक अंदाज में रात के वक्त इनके कमरे से निकल रहा था और बाहर इसका एक बंदा पहरा दे रहा है। इसने जब जाकर देखा तो पता चला कि इसने ईव को टॉर्चर किया था। ईश ने जल्दी से ये बात अपनी पूरी कम्युनिटी को बता दी। ये बात सच में खतरनाक थी। ईव ने बताया कि वो कह रहा था कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खाने का सामान और जिंदा रहने की सारी चीज़ें हैं। ये जान के सभी लोग घबरा जाते हैं और ईश को लगता है कि अब इन्हें चार्ली को मार देना चाहिए। अगर उन्होंने चार्ली को ना मारा तो इनकी इस पूरी कम्युनिटी को मारा जा सकता है जो इतने सालों बाद बनी थी। चार्ली को मारने के हक में तो सभी थे, लेकिन कुछ का ख्याल था कि अभी इस दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं। अगर इन्होंने चार्ली को मार दिया तो ये आबादी में बहुत बड़ी कमी हो सकती है। तब ईश इन्हें समझाता है अगर हमने चार्ली को ना मारा तो हम लोग मारे जाएंगे। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और बाहर निकलकर चारों तरफ से चार्ली को घेर लेते हैं। इससे पहले कि चार्ली कुछ कह पाता, ईश ने एक कल्हाड़ी के साथ इसकी जान ले ली और इसे दफन कर दिया। ये सब करने के बाद इसे बहुत बुरा लगा। इसने पहली मर्तबा किसी की जान ली थी, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए। वो जानता था कि ये काम गलत तो नहीं, इसने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा दुखी था। सुबह होने पर ये लोग चार्ली के ग्रुप को बताते हैं कि इन्होंने इनके ग्रुप के लीडर चार्ली को मार दिया है क्योंकि इसने इनकी कम्युनिटी की एक लड़की को टॉर्चर किया था। चार्ली की मौत का सुनकर चार्ली के ग्रुप के लोगों को ज्यादा बुरा नहीं लगा और कुछ ने तो ये भी बताया कि चार्ली अपने लीडर होने का फायदा उठाता था और एक बुरा इंसान था। इसने अपने ग्रुप की भी लड़कियों को टॉर्चर किया था, इसीलिए सारे लोग इसके मरने से खुश थे। वक्त गुजरता जाता है और एक दिन इन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और मुसीबत ये थी कि वो पहले वाली बीमारी फिर से असर करना शुरू कर रही थी। इसी बीमारी के असर की वजह से चार्ली का बेटा इन्फेक्टेड हो चुका था जो काफी ज्यादा बीमार रहने लगा। ये वबा की लहर को देखकर सभी लोग दुखी थे। अब इस दुख से निकले ही नहीं थे कि इसका दूसरा बेटा भी मर गया। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। ईश के बेटे के मरने के बाद इनकी कम्युनिटी के 3 और मेंबर मर गए और इस हादसे से ईश बुरी तरह टूट गया। इसका अब इस दुनिया में रहने को दिल नहीं कर रहा था। वो इस दुनिया से जाना चाहता था, लेकिन तब एमा ने इसका साथ दिया, बिल्कुल इसी तरह जब वो पहले अकेला था। इसने कहा, देखो जब हमें कोई नहीं मिला था हम दोनों ने मिलकर जिंदगी की शुरुआत की थी और अब भी हमारा इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, हमें ही इस दुनिया को आबाद करना होगा। तुम अगर ऐसे ही हार मान जाओगे तो ग्रुप के बच्चों को कौन ट्रेनिंग देगा। इसकी बात सुनकर ईश को थोड़ा हौसला मिला। वो पहाड़ों पर सनराइज देखने के लिए चला गया। पिछली दुनिया के सनराइज से ये बहुत मुख्तलिफ था। पहले जैसे ही नेचर के रंग फीके लगते थे, अब हर चीज में ताजगी थी और नया एहसास था। ये देखकर ईश को एहसास हुआ कि ये पहले वाली दुनिया नहीं रही, ये तो एक नई दुनिया है। वो समझ जाता है कि अपने बच्चों को पहले वाली दुनिया में रहने की तरबियत दे रहा था जो गलत था। अब इसे अपने बच्चों को नई दुनिया में सरवाइव करना सिखाना होगा। घर जाकर वो वही स्पीच अपने बच्चों को देता है। वो कहता है, हम अब तक गलत डायरेक्शन में चल रहे थे, हम पुरानी दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पुरानी दुनिया रही ही नहीं तो फिर इसमें चलने की ट्रेनिंग भी क्यों लें। ये एक नई दुनिया है, हमें इसके मुताबिक जीना होगा। इसके बाद आए दिन ईश नए नए प्रोग्राम्स रखने लगा जिनमें बच्चों को एहसास हुआ कि कैसे सभी इंसान मिलकर जिंदगी गुजार सकते हैं। ईश ने अब अपनी ये कोशिश अपने तक नहीं रखी, बल्कि इसने अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलकर शहरों को आबाद करना शुरू किया। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि ईश ये सारी कहानी अपने पोते को बता रहा था। वो इसे बताता है, ये दुनिया बहुत मुश्किल से आबाद हुई है और तुम्हें ही इसकी हिफाजत करनी होगी। ये कहते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।